जो घर वालों ने एक बात बोली वो बात बिल्कुल सही बोली कि बेटा जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, और अगर उसमें भी नहीं होता है तो जीवन नहीं रुकता है, जीवन ख़त्म नहीं होता है, हम कुछ और करेंगे। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होते हैं पड़ोसी, जो बात बात पे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। तैयारी कभी भी पेपर आने पे शुरू नहीं होती, तैयारी शुरू होती है पहले से। तो धूप बड़ी लगती थी तो उस दिन बड़े थके हुए से पहुँचे, क्योंकि मैंने ही सर को बोला, मैंने कहा सर बड़ी धूप बड़ी हो रही है और बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है धूप से आने में। तो सर बोलते हैं कि बेटा आज तू जो घिस रहा है ना, जब तो सक्सेस हो जाएगा, रात के 10 बजे के बाद आज तक नहीं पढ़ा। बट 10th हो, 12th हो, कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, या ये तैयारी वाला भी जो फेज़ है, 10 बजे के बाद मैंने आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे से नहीं होती। तो मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे, बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी और क्या कंटेंट आपने रेफ़र किया पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों कर, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो इसी शायरी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और स्वागत करते हैं मिस्टर प्रवेश नौटियाल का, जो कि एज अ जूनियर इंजीनियर कार्यरत हैं MDDA में, देहरादून में। तो आइए स्वागत करते हैं प्रवेश जी का। प्रवेश जी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं मेक इट इजी टीम सिविल यहाँ पर। तो प्रवेश जी बेसिकली हम यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि हर एक बच्चा ये सपना देखता है कि वो एज अ जूनियर इंजीनियर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए या एज अ असिस्टेंट इंजीनियर किसी सरकारी विभाग में जा पाए। तो इसी सेशन की शुरुआत हम इसी से करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को अपने बारे में बताएं। जैसा कि मैम ने बताया, नाम प्रवेश नौटियाल है। 2014 में 12वीं करा देहरादून से ही। उसके बाद 2017 में डिप्लोमा पास आउट हुआ। उसके बाद कुछ टाइम तक कोचिंग करी, कोचिंग के बाद एक प्राइवेट जॉब करी। उसके बाद ऐसा लगा कि प्राइवेट जॉब से ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट जॉब रहेगी, तो इसलिए तैयारी की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया। बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हर बच्चा एक एक्सपीरियंस ले लेता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, फिर उसे समझ में आता है कि हाँ यार मुझे सरकारी की तरफ जाना मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि अगेन सरकारी की अपनी एडवांटेजेस हैं और प्राइवेट नौकरी की भी अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती ही हैं, उसको चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने बताया कि प्राइवेट में आपने काम किया, उसके बाद आपका रुख मुड़ गया सरकारी की तरफ। तो लगभग जैसे हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने 2017 में डिप्लोमा पास किया और उसके बाद आप प्राइवेट नौकरी लगभग 3 साल आपने की जी। तो ये फॉर्म आया था जो जेई का, ये कब आया था आप बता पाएंगे? ये 2021 में आया था, नवंबर 21 नवंबर में आया था। और पेपर कब हुआ था सर? इसका पेपर हुआ था मई 2022। तो आप समझ सकते हैं कि 3 साल किसी आदमी ने जॉब कर रखी है और उसके बाद 2021 में फॉर्म आते ही उसको लगा कि नहीं यार दिस इज़ द वैकेंसी, अब मुझे पर्टिकुलर इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो यही डिटर्मिनेशन आपके अंदर रही होगी। तो देखा जाए तो मोटा मोटा आपने 1 या 1.5 साल की तैयारी के अंदर ये एग्जामिनेशन क्रैक कर दिया। तो लेकिन सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था 2022 वाला, फिर 2024 में ये री एग्ज़ाम हुआ, तो आप पहले वाले में भी सिलेक्टेड थे? हाँ जी। अच्छा, पहले वाले में भी सिलेक्टेड थे, तो मतलब ऑलमोस्ट आपने 1.5 साल की तैयारी में मतलब एग्ज़ाम क्रैक कर दिया था। फिर ये ट्रांजिशन फेस कैसा रहा सर, कैंसिलेशन का कि सिलेक्शन हो गया यार और होके भी नहीं हुआ? जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम पर हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो उसके बाद हर कोई खुश रहता है कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया है, ऑलमोस्ट मतलब 50% सिलेक्शन हो गया है। हाँ। अब इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इंटरव्यू के लिए अब अगर एग्जामिनेशन 17,000 बच्चे दे रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ 2,000 बच्चे बुलाए गए थे। तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट 90% जो कंपटीशन था वो तो चले गया है। अब थोड़ा सा कंपटीशन बचा है, इसको क्लियर करना है। मगर फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है कि पेपर लीक थे। तो झटका एक बहुत बड़ा था कि जो पेपर है वो लीक हो गया है, अब क्या होगा, कैसे होगा करके। मगर जो साथ के लोग थे, आसपास के लोग थे, फैमिली मेम्बर थे, टीचर्स थे, उन्होंने इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। आपने भी सपोर्ट किया है मैम, आप भी हमारी टीचर रही हैं। हिमांशु सर हैं, तिवारी सर हैं, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। बेसिकली जो घर वालों ने एक बात बोली वो बात बिल्कुल सही बोली कि बेटा जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ एक पेपर लीक हुआ है, जीवन ख़त्म नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये वाला लीक हो गया, दोबारा से तैयारी कर लो, उसमें हो जाएगा। और अगर उसमें भी नहीं होता है तो जीवन नहीं रुकता है, जीवन ख़त्म नहीं होता है, हम कुछ और करेंगे। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए दोबारा से तैयारी में लगे। जो टीचर्स रहे हैं
उन्होंने हर टाइम पे मोटिवेट किया है कि पिछला वाला निकल गया तो अब ये सोचो कि इस बारी और अच्छे नंबर लाऊंगा। बिल्कुल। जो इससे पहले वाला मेरा पेपर निकला था जो कैंसिल हो गया था, जो मतलब फेमस इसी चीज़ के लिए है कि कैंसिल हो गया था, तो उसमें 570 नंबर थे। हाँ। जो इस बारी हुआ है इसमें 670 नंबर थे, तो ऑलमोस्ट 100 नंबर का हाइक हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ होती है भले के लिए होती है। तो वो पेपर भी कैंसिल हुआ तो भले के लिए हुआ। तो उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता था कि इंटरव्यू के बाद ना होता, क्योंकि मार्क्स तो थोड़े कम थे। बट अब ये था कि जब पेपर दिया उसके बाद जब अपने मार्क्स कैलकुलेट करे तो फिर श्योरिटी हो गई थी कि इस बारी तो हो ही जाए। वेरी गुड प्रवेश, मतलब मुझे आपकी बात सुन के सच में गूज़बम्स आ गए, क्योंकि एक कैंसिलेशन का दौर ऐसा होता है किसी भी पेपर का, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट नौकरीज में ऑलरेडी कर रहे थे, तो अपनी जॉब छोड़ के इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए मतलब कि नहीं यार मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे चाहिए मैं टाइम पढ़ पाऊँ, नौकरी छोड़ी। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिलीज़ है, फुल फ्लेश फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बीवी है, उनको भी संभालना है। सिमिलरली फीमेल्स के साथ भी ऐसा था उस टाइम कि उनके भी बच्चे थे, अब बच्चे के साथ तैयारी कैसे करें, तो दोनों ही था। और उस टाइम पे जब पेपर कैंसिलेशन था तो लोगों को यही लगा कि मतलब इट्स लाइक ऑल ओवर। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि एग्ज़ाम लीक हो गया, कैंसिल हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया ख़त्म हो गई या सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना, उसका मतलब भी ये नहीं है कि दुनिया बन गई या ख़त्म हो गई अगैन। तो वो आपके जीने की स्पिरिट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ लीड कर रहे हैं। इट डजंट मैटर कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो, तो लाइफ वहाँ पे नहीं रुकती है, आप नया एक मोड़ ढूंढ लेते हैं। और वहीं अगर मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू देखूं तो आपने री एग्ज़ाम दिया, जैसे आपने बताया कि आपने 570 नंबर पहले एग्ज़ाम में थे और लगभग 100 मार्क्स का आपका इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ से मतलब मुझे एक शायरी याद आई, मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो अगर उस टाइम पे आप हार मान जाते तो शायद आप वहीं पे छोड़ देते, है ना, लेकिन आपने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, फॉरवर्ड लेके गए और उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके उसको क्रैक किया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और बच्चों के लिए भी एक कहीं ना कहीं सीख है यहाँ पे। तो प्रवेश, यहाँ से मुझे इतना तो समझ में आ गया कि डिटर्मिनेशन और एक स्ट्रॉन्ग मेंटल स्पिरिट एक पेपर को क्रैक करने के लिए चाहिए, जो कि आप में थी, फॉर श्योर थी, तभी आपका पेपर भी क्रैक हुआ। और बाकी बच्चों को भी ये चीज़ अगेन अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी, जैसे कहते हैं ना एटॉमिक हैबिट्स, उनको इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली वो इन चीज़ों को पा सकते हैं, कर सकते हैं फॉर श्योर, है ना, अपना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न रहेगा वो यही रहेगा कि आपके लाइफ में एक चैलेंज तो यही आ गया कि पेपर लीक हो गया था, तो इस एग्ज़ाम के दौरान आपके और भी चैलेंजेस आए होंगे जो आपको फेस करने पड़े रहे होंगे। तो बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं और कैसे आपने उनको सॉल्व किया कि नहीं भैया पेपर तो क्रैक करना है? सबसे बड़ा चैलेंज तो उससे पहले तो सिर्फ पढ़ने का चैलेंज था कि सिर्फ हमको पढ़ना है, एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, प्रॉपर टाइम टू टाइम पढ़ना है। बिल्कुल। उसके बाद जब कैंसिल हो गया तो उसके बाद ये था कि शुरू में बार बार इंसान सोचता था कि यार वो वाला कैंसिल हो गया अब क्या होगा, वो वाला कैंसिल हो गया अब क्या होगा, वो एक चैलेंज था। फिर जैसे जैसे करके आप एक समय से आप तैयारी कर रहे होते हैं तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होते हैं पड़ोसी जो बात बात पे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ, आपका कैंसिल हो गया पेपर, बेटा अब क्या होगा, हमने सुना कैंसिल हो गया। तो उनसे भी डील करना होता है। तो उनसे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है एक कान से सुनो दूसरे कान से बाहर निकालो क्योंकि वो मैटर नहीं करते हैं, मैटर करती है आपकी विल पावर, बिल्कुल, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, यही मैटर करती है। और जो आसपास के आपके लोग हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आपकी डिटर्मिनेशन अच्छा है, आपको ये है कि हाँ ये पेपर कैंसिल हो गया या चैलेंज आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम चैलेंज को भी पार कर लेंगे, तो आप स्मूथली अपने जर्नी पे चलते रहेंगे। वेरी वेल सेड प्रवेश, सब चीज़ें आप ही ने बता दी हैं। आई डोंट थिंक कि मेरे बोलने की कोई जगह बची है। तो बिल्कुल सटीक, शार्प, बिल्कुल कहते हैं ना टू द पॉइंट चीज़ें आप लोगों ने आपने बताई हैं बच्चों को। और बच्चों को आई होप बिल्कुल जैसे कहते हैं इसे सुन के लगेगा कि नहीं भैया अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उनमें फॉर श्योर आएंगी। आपने सारी चीज़ें बताई नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो हमने लिए हैं सब ने ये कॉमन चीज़ें बताई हैं। कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, तो इट्स लाइक अ की टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो वो चीज़ मैं भी मानती हूँ और आई होप बच्चे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ क्योंकि बच्चे छोटी भी सी भी चीज़ होती है तो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं कि नहीं यार पेपर तो अभी 6 महीने बाद आएगा, अभी से क्यों पढ़ूँ। हाँ, वो होता है। तैयारी कभी भी पेपर आने पे शुरू नहीं होती है, तैयारी शुरू होती है पहले से। बिल्कुल। हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं जब भी हम तैयारी कर रहे हैं यार लक था, मगर मैं ये मानता हूँ कि लक जो होता है एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वो होता है जब आपकी तैयारी एक अपॉर्चुनिटी से मिलती है, वो वहाँ पर आपका लक है कि आपने एक अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, आप 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपने वो तैयारी करी और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी,
और आपका पेपर क्रैक हो गया, वो आपका लक है। बिल्कुल। मगर हम सिर्फ लक के भरोसे नहीं बैठेंगे कि नहीं जब फॉर्म आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे। वो सोच थोड़ा अलग सोच है। बिल्कुल। तो अगेन ये बिल्कुल सही बोला आपने प्रवेश कि लक इज़ लाइक जब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और अपॉर्चुनिटी से जब आप मीट कर जाते हैं, दैट इज़ लक। क्योंकि राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम इट वर्क्स, है ना। क्या हम पढ़ ही नहीं रहे हैं 1.5 साल से, हम तो ये सोच के बैठे थे कि भैया 1.5 साल के बाद हमारा UKPSC JEE का फॉर्म आने वाला है, हम 6 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और यही अभी जिसे कहते हैं, जैसे कि अब अध्याचन भी जा चुका है नई वैकेंसीज़ का, तो बच्चों का आई होप माइंडसेट चेंज हो और वो अगेन अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप यहीं से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन अभी से करो। तो मेरा भी यही रहेगा। प्रवेश, एक बहुत आपकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा मन कर रहा है मैं आपसे पूछूं, आपकी गाइडेंस कहाँ से रही है? बेसिकली किसने आपको इतना गाइड किया कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ को लेके जा पाएँ? क्योंकि ये बोथ एस्पेक्ट्स में है, अपार्ट फ्रॉम एग्जाम आपने क्रैक किया वो तो किया ही है ना, इसके अलावा भी जो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट कैरी कर रहे हो, ठीक है ना, तो ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स। तो आई वॉन्ट टू नो कि आपकी गाइडेंस बेसिकली किसने आपको इतना गाइड किया है अच्छे तरीके से कि आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाए और साथ ही साथ एक पॉजिटिव वे में लीड भी कर रहे हो? गाइडेंस का मैम सबसे बड़ा श्रेय तो मैं दूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने हर टाइम पे सिर्फ ये बोला कि बेटा तू पढ़ाई कर, बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दे और अच्छे से पढ़ाई कर। रोज़ सुबह 5 बजे जो है अलार्म की तरह मम्मी आ जाती थी कि बेटा उठना है और पढ़ना है। तो वहाँ से तो रहा ही है। मगर मैं बोलूँ कि टेक्निकल गाइडेंस जिसमें हम बोलते हैं कि पढ़ाई को लेके कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो जो हमारे टीचर्स रहे हैं उन्होंने दिया है। जैसे हिमांशु चौधरी सर हो गए, आप भी उनमें से मैम एक हैं। नहीं वो तो सच बात है, आप भी उनमें से एक हैं। अजय तिवारी सर हैं। इन सब लोगों ने जो भी मतलब हमको मटेरियल मिला है वो बिल्कुल फ़िल्टर मटेरियल मिला है, टू द पॉइंट मटेरियल मिला है। तो उस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है हम लोगों को। अब पढ़ने के लिए तो एक इंसान 10 घंटे पढ़ ले, मगर अगर वो टू द पॉइंट और फिल्टर्ड चीज़ें नहीं पढ़ रहा है तो वो 10 घंटे 2 घंटे की भी बराबर है। बिल्कुल। और अगर कोई फिल्टर्ड मटेरियल पढ़ रहा है, टू द पॉइंट पढ़ रहा है, ये चीज़ें पढ़ रहा है कि जो उसके काम आएगी या जो चीज़ें उसको पढ़नी चाहिए, तो वो चीज़ वो 10 घंटे की चीज़ वो 2 घंटे में भी पढ़ सकता है। बिल्कुल। तो उस चीज़ के लिए जो है एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट होना, अच्छे टीचर होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही। और जो टीचर है वो आपको सिर्फ पढ़ने की चीज़ें बता सकता है, राह बता सकता है, चलना हमको खुद होता है। वेरी वेल सेड। तो उसके लिए हार्ड वर्क तो हमको खुद करना है। कलम हमको अपनी खुद घिसनी है, नोट्स हमको अपने खुद बनाने हैं। टीचर जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख तो देगा कि ये करो। अब अगर आप उसके नोट्स अच्छे से कॉपी नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान जो है वो फ़ोन पे ही लगा हुआ है जिस टाइम पे आप नोट्स कॉपी कर रहे हैं, तो आप चीज़ें मिस करोगे। तो और जो तैयारी हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक वर्ड मिसिंग मतलब 2 नंबर गए। बिल्कुल। तो उन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। और टीचर जो मैं मानता हूँ कि टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। जैसे जो हमें लकीली हमें बहुत अच्छे टीचर मिले हैं। अब जैसे हिमांशु सर की मैं बात बताता हूँ, उन्होंने पढ़ाया भी हमको बहुत अच्छा, हर टाइम पे पढ़ाया, टाइम टू टाइम रिवीजन कराया। साथ में अगर कोई बच्चा लो फील कर रहा है तो उसको वो मोटिवेट भी करते थे। एक दिन की बात मुझे याद आती है कि जून का महीना रहा होगा या जुलाई का रहा होगा, हम लोग बाइक से जाते थे तो धूप बड़ी लगती थी क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे से क्लासेस शुरू रहती थी, तो धूप बड़ी लगती थी। तो उस दिन बड़े थके हुए से पहुँचे, तो मैंने ही सर को बोला, मैंने कहा सर बड़ी धूप बड़ी हो रही है और बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है धूप से आने में। तो सर बोलते हैं कि बेटा आज तू जो घिस रहा है ना, जब तू सक्सेस हो जाएगा, जब तेरे को सक्सेस मिल जाएगी, तो उसके बाद तो ये चीज़ें ना अपने आप में सोचेगा या दोस्तों को ना गर्व से बताएगा कि भाई 2 बजे भी धूप, 3 बजे भी धूप में जाते थे। तो वो चीज़ उस दिन इतनी हिट करी कि उसके बाद से हमने कभी इन चीज़ों का वो नहीं करा। तब चाहे बरसात हो, धूप हो, ठंड हो, हम गए। हमने कहा इतने बजे पहुंचना है तो इतने बजे पहुंचना है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ रही है। तो टीचर्स का हमेशा से ही रहा है। मतलब प्रवेश, मुझे आपसे बात करके बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि, क्योंकि मुझे बेसिकली एक ऑब्जर्व करके पॉइंट्स बच्चों को देने रहते हैं कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ में, बट आपसे बात करके मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे कुछ एडिशनल देना है। आप ऑलरेडी सब कुछ दे चुके हो और जिसको लेना होगा ना वो इस रियल कन्वर्सेशन से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, ठीक है ना। उसको एडिशनल बताने की अब ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने ये क्यों बोला, है ना। आपने सारी चीज़ें इतने अच्छे ढंग से परोसी हैं। इवन आई फेल्ट ओवरवेल्म्ड। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वो चीज़ें वहाँ से मिल गई होंगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छा लग रहा है बात करके।
तो वो चीज़ें जो आपने बताई एज अ स्टूडेंट अगर मैं उसको सुनूं तो मुझे लिटरली लग रहा है कि येस देयर इज़ समथिंग, इफ़ ही कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। और जो भी कन्वर्सेशन आगे सुनता है तो डेफिनेटली अगर वो एक ट्रू एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली उसको भी इस कन्वर्सेशन से यही लगेगा, बिकॉज जब एक सक्सेस वाला आदमी बोलता है ना, कहते हैं ना, तो अगर सक्सेस मिल गई और वो आदमी बोल रहा है तो लोग सुनते हैं, तो वही वाली बात है। तो डेफिनेटली उन लोगों को ये चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ से पता चल जाएगी। तो प्रवेश, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा स्ट्रैटेजी, क्योंकि बच्चा ऑफनली ऐसे इंटरव्यू सेशन में एक तो स्ट्रैटेजी और एक कंटेंट क्या रेफर किया भैया आपने, ये ज़रूर पूछता है। अभी तक आई गेस ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम आस्किंग समवन कि आपने क्या कंटेंट रेफर किया और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। अब इसके दो रीजंस हैं, एक जिस तरीके से आपने चीज़ें बताई वो बहुत अच्छी थी, और दूसरा बताई और मतलब बाकी हमारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगी उन्होंने बेकार बताई, सबने बहुत अच्छी बताई, बट यहाँ पर क्या है, आपके मार्क्स अगर मैं देखूँ मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भैया मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन अचीव दिस। तो मैं वही जानना चाहती हूँ आपसे बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी और क्या कंटेंट आपने रेफ़र किया पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैम सबसे पहले स्ट्रैटेजी पे आते हैं। तो स्ट्रैटेजी तो ऐसे कुछ रॉकेट साइंस वाली स्ट्रैटेजी तो रही नहीं, बस शुरू में स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन चलता रहे। जो सब्जेक्ट फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद सब्जेक्ट जब खत्म हो जाता था तो उसके बाद ये था कि वीकली उस सब्जेक्ट को रिवाइज करना ही करना है। गुड। और मेरा पर्सनली वो ये रहता था कि मैं एक दिन में अगर सब्जेक्ट रिवाइज कर पाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसके लिए अगर मुझे 6 घंटे बैठना है तो ठीक है, मेरा टारगेट ये नहीं रहता था कि हाँ मैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक बैठ गया, वो 6 घंटे टारगेट नहीं है। मेरा ये टारगेट है कि आज मैंने कितना पढ़ लिया। अब अगर मैं सुबह 6 बजे से फॉर एग्जांपल जो हमारा सर्वे सब्जेक्ट होता है, तो सर्वे सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है, वो ऑलमोस्ट मॉडरेट उसमें हम कंसिडर करेंगे। तो उसको अगर 6 घंटे रिवाइज करने में लग रहे हैं तो मैं फिर उसको रिवाइज करके ही उठूँगा, उससे पहले मैं उठूँगा ही नहीं। तो वो वीकली वो रिवाइज करूँगा, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगा दिए, क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे तो बाद में हमें चीज़ें मेमोराइज हो जाती है, मगर वो किस क्वेश्चन के फॉर्म में आ रही है वो हमको क्वेश्चन लगा के ही पता चलता है। बिल्कुल। तो क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लगा के हमको ये होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, क्या फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ओके, नॉट, मतलब एक चीज़ होती है ना कि कभी कभी वो एक नॉट जो है वो पूरे क्वेश्चन का अर्थ बदल देता है। बिल्कुल। और हम उस नॉट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और वहीं क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे वो असेसिबल इनएसेसिबल वाला सर्वे में बहुत कॉमन वाला, बिल्कुल जैसे वही वाला कि इन और उसके बाद स्पेस करके एक्सेसिबल लिखा रहता है और एक में स्पेस नहीं रहता है, तो वो दोनों वाला वो बदल जाता है। तो वही चीज़ होती है, वो चीज़ क्वेश्चन करने पे ही आती है। आपको क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट आ जाती है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं बेसिकली क्या करता था, क्वेश्चन को अंडरलाइन करते हुए पढ़ता था ताकि एक भी पॉइंट उसका मिस ना हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं गोल सर्कल कर देता था कि ये इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको सर्कल कर दो, इसमें नोट लिखा है, इसको सर्कल कर दो। उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता है कि इसके बुलेट पॉइंट्स ये वाले हैं, तो इस हिसाब से मुझे आंसर देना है। तो उस तरीके से करता था। दूसरा ये रहता था कि जब बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उनको रोज़ के रोज़ रिवाइज करें सारे सब्जेक्ट्स को। तो फिर ऐसा रहता था कि एक सब्जेक्ट रिवाइज कर दिया, क्वेश्चन जो है वो सारे सब्जेक्ट के लगा दिए, 50 एक के लगा दिए, 50 एक के लगा दिए, 50 एक के लगा दिए, और बुक में उनको मार्क कर दिया कि मैंने यहाँ तक क्वेश्चन लगा दिया। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी। फिर जहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ है, जो हुआ है वो 2-3 दिन का कन्फ्यूजन एक साथ टीचर से पूछ लिया। उसमें ये रहता है कि और पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज कन्फ्यूजन पूछे। एक क्वेश्चन मैं ला रखा हूँ सर्वे का, एक ला रखा हूँ मैं सॉइल का, उससे ये होता है कि थोड़ा अगर टीचर इंटरकनेक्टेड बता रहा है तो वो चीज़ हमारी मिस हो जाती है, क्योंकि टीचर भी वही बताएगा, क्योंकि उसको भी और चीज़ें करनी है, क्लासेस देनी है, 10 बच्चे और लाइन में खड़े हैं जिनको डाउट पूछना है, तो वो भी आपका क्वेश्चन है वो पूरा। तो मेरा ये रहता था कि एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उसको प्रॉपरली करो, जब आप उसमें मास्टर हो जाएं तो उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पे मूव ऑन करें। मगर जिसमें आप मास्टर हुए हैं उसको छोड़िए मत, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ेंगे तो फिर वो ये वाला हो जाता है कि यार ये पढ़ा था मगर ये याद नहीं आ रहा है अभी, बैक टू जीरो वाला हिसाब था। तो बस स्ट्रैटेजी यही रहती थी। बाकी रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट में स्टैंडर्ड बुक्स तो आज को हर किसी को पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो पढ़नी ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जो कोचिंग में जिसमें आप जा रहे हैं, जो टीचर्स नोट्स लिखाते हैं, वो क्या होता है कि हम तो एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हैं या एक जगह के नोट्स पढ़ रहे हैं। टीचर जो है वो ये बोलने की बात है कि टीचर को सब आता है, टीचर भी प्रिपेयर करके आता है। सही बात। टीचर भी आपको 1 घंटे की क्लास देने के लिए उसने जो काउंटलेस आवर्स जो उसने पढ़ाया है वो तो है ही है, साथ में वो भी कुछ ना कुछ देख के आ रहा है, कुछ ना कुछ नया सीख के आ रहा है, पढ़ के आ रहा है,
वो भी आपको कंटेंट देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने एक बारी पढ़ लिया तो बस हो गया, वो भी रोज पढ़ रहा है, वो भी रोज जानकारी जुटा रहा है कि मैं क्या नया अपने स्टूडेंट्स को दूँ। तो उनके नोट्स हो गए। बाकी ये है कि अपना ग्रुप एक ऐसा बनाइए जो ग्रुप सीरियस हो चीज़ों को लेके, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं हो सकता है आपने मिस कर दिया हो, आपके किसी फ्रेंड ने पढ़ लिया हो, तो वहाँ पर आप एक हेल्दी डिस्कशन में आप जान सकते हैं कि यार ये चीज़ मेरे से मिस हो गई थी, तूने ये चीज़ पढ़ी, या मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तूने ये चीज़ पढ़ी। तो वहाँ से कंटेंट बन जाता था। और थोड़ा बहुत आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। हाँ। हमने तो खैर ऑफलाइन क्लासेस ली थी, ऑनलाइन नहीं ली थी, बट ऑनलाइन आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। आप अगर एक वर्ड भी आप गूगल पे टाइप करेंगे तो उसके बारे में आपको 10 चीज़ें 10 पॉइंट मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो जो पॉइंट आपसे रिलेटेड है आप उन पॉइंट्स को ले लीजिए, फिर एक आप अपना कलेक्टिव बना दीजिए। उससे क्या होता है, नोट्स तो बहुत एलेबोरेटेड बनते हैं, फिर उसके बाद आपको फिल्टर करना है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से कंटेंट बिल्ड हो जाता है। ग्रेट। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी भी बच्चों को ये जैसे कहते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अगेन, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। आई होप बच्चे इसको ग्रैब कर पाएँ और अपने साथ भी इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ, क्योंकि एक डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी और एक आपने और चीज़ बताई टारगेट बेस्ड स्टडी कि मैं 6 घंटे में सब्जेक्ट पढ़ लिया करता था। तो ये टारगेट बेस्ड स्टडीज़ का जो पार्ट होता है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्चुअल में कोई टारगेट आपको दे नहीं रहा है, ये आपने सेल्फ टारगेट लिया है। और जब हम सेल्फ टारगेट ले लेते हैं ना तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। बस आपको कहते हैं ना, एक बार दिल पे बात लग गई थी, इस वजह से मैंने पेपर क्रैक कर दिया, मेरे दिल पे बात लग गई थी वो। तो आपको बेसिकली इसको एज अ चैलेंज लेना, और जब आप अपने दिमाग को चैलेंज देंगे ना तो दिमाग चैलेंजेस बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। तो बस एक बार ठान लीजिए, जहाँ आपने ठान लिया कि पेपर क्रैक करना है, सिलेक्शन पाना है, वहाँ आप पा जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत फिर आपको रोक नहीं सकती है। और एक फेलियर से, 2 फेलियर से आप ये कतई मत समझें कि यू आर अ फेलियर, कि अब तो भाई ज़िंदगी में सब चीज़ ख़त्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फेलियर से, 2 फेलियर से हम किसी का जजमेंट नहीं बना सकते कि भैया ये बंदा तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आया है और डेफिनेटली जब तक वो पर्पस फुलफिल नहीं करेगा वो जाएगा नहीं कहीं, ठीक है ना। आप जिस पर्पस के लिए आए हैं डेफिनेटली आप वो फुलफिल करेंगे ही, क्योंकि हर किसी का अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। कोई जल्दी सक्सेस पा लेता है, कोई थोड़ा देर में पाता है, बस इतना सा फ़र्क रह जाता है। लेकिन मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ट्रस्ट मी, मेहनत हमेशा काम आती है, ज़िंदगी के आखिरी क्षण तक काम आती है, ठीक है ना। तो प्रवेश, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी एडवाइस। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? मैम, जूनियर्स को मैं यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना टारगेट निश्चित करिए, आपको किस चीज़ के लिए पढ़ना है। बिल्कुल। एक हेडलेस चिकन की तरफ इधर उधर भटक के कोई फ़ायदा नहीं है। वेरी नाइस। तो इसलिए है, और एक फेलियर से मत डरिए। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। तो फेलियर से आप बिल्कुल मत डरिए। एक बारी फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे, मगर उन फेलियर से आप सीखेंगे कि मेरे को ये वाली पिछली बारी में ये गलती हो गई थी, इस बार ये गलती नहीं करनी है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें करिए। दूसरा रही पढ़ने को स्ट्रेटेजी। कोई बोलता है सुबह पढ़ो, कोई बोलता है शाम पढ़ो, कोई बोलता है दिन पढ़ो, रात पढ़ो। नहीं, मैं तो रात को पढ़ता हूँ, मैं सुबह पढ़ता हूँ। आपको जब कंफर्टेबल हो रहा है आप तब पढ़िए। बिल्कुल। आपको सुबह कंफर्टेबल लग रहा है, आप अर्ली बर्ड हैं, आप सुबह उठिए 5 बजे, 5 से आप 9 बजे तक पढ़िए, 10 बजे तक पढ़िए, 11 बजे तक पढ़िए, जब तक आपका मन कर रहा है पढ़िए। आप दिन भर जो कर रहे हैं, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने रात के 10 बजे के बाद आज तक नहीं पढ़ा। मैं 10th हो, 12th हो, कॉलेज के एग्जाम्स हो, या ये तैयारी वाला भी जो फेज़ है, 10 बजे के बाद मैंने आज तक नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे से नहीं होती। अब अगर कोई मुझे बोलता कि नहीं यार रात को भी पढ़ना चाहिए और मैं बैठूँ, तो वो फिर मैं अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, बस कोई मैं गेन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ में कुछ भी। तो मैं सुबह वाला हूँ, तो मैं सुबह 4 बजे भी उठाऊँ पढ़ने के लिए, 5 बजे भी उठाऊँ, फिर जब तक चल रहा है, तब 11 बजे तक मन कर रहा है, 12 बजे तक कर रहा है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा रहा है। तो बस, और बाकी मैं ये बोलूँगा कि टीचर्स पे भरोसा करिए, वो आपको अच्छी बातें ही बताएंगे, आपको अच्छी राह पे ही दिखाएंगे। बाकी राह पे हमको खुद चलना है। टीचर के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि वो आपको सब कुछ जादुई छड़ी घुमा के दे देगा। तो बस यही बोलूँगा। और दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँगा कि एक फेलियर हो जाए या 2 फेलियर हो जाए, उससे कभी डरना मत। अपने चीज़ों को लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डिटर्मिनेशन रखना, विल पावर रखना। और कोई भी एक और चीज़, मतलब ये थोड़ा मीन भी हो सकता है मेरा बोलना, मगर जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहो, नेगेटिव वाइब से दूर रहो। बिल्कुल। पॉजिटिव वाइब अपनाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं उनके साथ रहो। जो पॉजिटिव वाइब, जो खुद इंसान पॉजिटिव है वो आपको भी पॉजिटिविटी देगा। जो खुद इंसान नेगेटिव है, ठीक है, वो यही बोलेगा कि कैसे होगा, क्या होगा। कई लोग बोलते हैं कि यार सिर्फ 50 पोस्ट है, इसमें तो मेरा तो नहीं होगा। हम लोगों को तो एक सीट चाहिए ना, हम फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। अब वो 50 पोस्ट पे हो, 100 पे हो या 800 पे हो, हमने तो एक को लेना है। बिल्कुल। तो हमारा टारगेट एक सीट होनी चाहिए।
वो एक कोई वेब सीरीज़ में देख रहा था, उसमें भी था कि वो जब तैयारी कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि कितनी पोस्ट आई हैं, तो वो बोलता है 49, तो वो बोलता है नहीं एग्ज़ाम में तो 50 है, वो कहता नहीं एक मेरी है। तो उस माइंडसेट के साथ चलिए, आपको एक सीट चाहिए, आप एक सीट के लिए प्रिपेयर करिए और प्रिपरेशन करिए कि मैं टॉप में रहूँगा, उसके नीचे माइंडसेट अपना रखिए मत। बिल्कुल। अब टॉप होता है नहीं होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आप अगर 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है एक 12 घंटे कर रहा हूँ, तो वो उन चीज़ों पे, क्योंकि जो हमारी रैंक होती है, परसेंटेज होती है, वो सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए बस कंसिस्टेंसी रखिए, विल पावर रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए, टीचर्स पे भरोसा रखिए, बस आप सक्सेस पाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा प्रवेश। एक एक पॉइंट बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, मतलब एडवाइस हमने बहुत अच्छी दी बच्चों को, ठीक है। तो मेरे लिए तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट सुनूं प्रवेश जी को, तो मेरे लिए तो एक माइंड ब्लोइंग सेशन था, एंड आई होप आप लोगों के लिए भी रहे। सो आज के जो गेस्ट थे, आई होप उन्होंने आपको ज़िंदगी में एक नई राह अवश्य दिखाई होगी। सो आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। थैंक यू प्रवेश जी यहाँ आने के लिए और बच्चों को इतनी ज़्यादा और इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम प्रवेश नौटियाल जी को विदा करते हैं यहाँ से। धन्यवाद प्रवेश जी, धन्यवाद ऑडियंस, थैंक यू।